हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द डरविन वाटसन डी टेस्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये किसके लिए? ये क्या करते हैं हम, ऑटो कोरिलेशन जो होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है कि हमें ऑटो कोरिलेशन है हमारे रिग्रेशन में या नहीं है। वो हमें डी वाटसन टेस्ट से मिलता है। ठीक है, तो डी वाटसन टेस्ट क्या बताता है? तो आपको यहाँ पे मैं एक डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बताऊँगा। क्या? डिटेक्टिंग द सीरियल ऑटो कोरिलेशन। सीरियल ऑटो कोरिलेशन मतलब टाइम सीरीज डाटा में डिटेक्टिंग दिस सीरियल ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, ये टाइम सीरीज डेटा के केस में होता है। और जो है हमारा दूसरा केस होता है जहाँ पे हम जो है क्रॉस सेक्शनल डाटा लेते हैं, वहाँ पे स्पेशियल जो है हम कोरिलेशन देखते हैं। तो ये सीरियल को ऑटो कोरिलेशन के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डी वाटसन का यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसको मैं लिखूँगा सिग्मा T2 टू TN। ओके, और यहाँ पे मैं डिफरेंस कर दूँगा। ये हम आगे एरर टर्म जो होता है हमारे अभी प्रेजेंट पीरियड का। ठीक है, और एरर टर्म हमारे T-1 मतलब एक पीरियड पीछे का। ठीक है, और उसको स्क्वायर कर दूंगा मैं। ठीक है, अपॉन में कर दूंगा, रेशो ले लूँगा इसका किसके साथ? ये आ जाएगा हमारा सिग्मा T1 से TN तक हम लेते हैं। ठीक है, और जो ये आ जाएगा हमारा एरर टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने T1 से किया तो ऊपर 2 से किया क्योंकि हम पीछे का वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है, तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव हमारी एरर टर्म्स अपॉन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर टर्म। ठीक है, तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रेशो है। ये किसका रेशो है? किसका रेशो किसका बीता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू सक्सेसिव एरर टर्म्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर टर्म। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि हम में एरर टर्म यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? अगर ऑटो कोरिलेशन है तो दो सीरीज़ में देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस देख रहा है। ठीक है, दो सीरीज़ में डिफरेंस देख रहा है, प्रेजेंट और पास्ट में एरर टर्म में कितना चेंज आया। ठीक है, और अभी का ये करंट का एरर टर्म्स यही है। ठीक है, जहाँ पे अगर ये चेंज आया होगा तो ये कुछ फ्रैक्शन में, परसेंटेज में बता देगा। तो यही सिंपल सा आपको फंडा याद रखना है। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पे तो उन्होंने बता दिया है कि क्या है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एस्टिमेटेड रेजिडुअल के बेसिस पे इन्होंने पर यहाँ पे जो है एक कुछ 3-4 एग्जम्पशन दी है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको करने से पहले आपको एग्जम्पशन भी देखनी पड़े। एग्जम्पशन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला इनका एग्जम्पशन आ जाता है, इंक्लूड द इंटरसेप्ट टर्म इन द रिग्रेशन मॉडल। include the intercept term in regression। देखिए होता क्या है कि रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन जो हमने पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, वो क्या है, उसमें इंटरसेप्ट टर्म नहीं होता। इंटरसेप्ट टर्म नहीं होगा तो ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, तो हमें इसे इंटरसेप्ट टर्म में लाना पड़ेगा, फिर ये होगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर फिक्स। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो फिक्स है। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ये फिक्स है, ये रैंडम नहीं है। ठीक है, और नंबर 3 वाली कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, एरर टर्म इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एरर टर्म हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये थर्ड कंडीशन आ गई। और फोर्थ हमारी पास आ गई कि ये फर्स्ट ऑर्डर का ही एरर टर्म देखता है। ठीक है, ओनली फर्स्ट ऑर्डर। अब ये फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे जैसे आप एरर टर्म को देख रहे हैं, एरर टर्म इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रो का वैल्यू। ठीक है, और आगे एरर टर्म T-1 मतलब एक पीरियड पहले, इसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। T-2 नहीं करेगा ये, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, वहाँ पे दूसरा टेस्ट होता है। तो इसकी ये
इसकी जो है एक ये भी मानी जाती है, ये इसका नेगेटिव भी माना जाता है। इसको क्रिटिसाइज इसी बेसिस पे किया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा वेरी सेलिब्रेटेड टेस्ट है, पर इसमें जो है ये फर्स्ट ऑर्डर पे ही लगता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि t-2 कर दूँ, 2 पीरियड पीछे ले जाऊँ, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उस तरह के केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे मैं इसको और एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एरो टर्म जो ऐसे मैं लिख देता हूँ कि एरो टर्म इज इक्वल टू, ये मैं इसको रो लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको ut-1 प्लस फिर मैं ये रो लिख रहा हूँ, ये 2 लिख रहा हूँ और ut-2। तो इस तरह के केस में जहाँ पे -2 में चला गया तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा? ये डार्विन वाटसन टेस्ट ऐसे केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंट फीचर है डज नॉट इंक्लूड द डिपेंडेंट वेरिएबल एज वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ yt लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसको β1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे β2 x लिख रहा हूँ, ठीक है, xt लिख रहा हूँ, और प्लस मैं कर देता हूँ β3 और yt-1। देखिए इसे ऑटो रिग्रेसिव मॉडल बोलते हैं। यहाँ मैं क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है और इसी का ही पास्ट वाला टर्म जो है, ये पास्ट वाला टर्म हमारे पास आ रहा है ये, तो इसे ऑटो रिग्रेसिव मॉडल बोलते हैं, क्योंकि मैं पास्ट की इन्फॉर्मेशन को रिग्रेस करके मैं इसका प्रेजेंट का इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के मॉडल में भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इस तरह का मॉडल होगा ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये 3 4 5 इसकी जो भी ये एजम्पशन है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये कई बार डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, और इसके साथ ही आगे मैं बताऊँगा आपको कि इसको अब सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या था जो हमने यहाँ पे किया है, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला को आप सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। तो सिंपलीफाई कैसे करना है, जैसे मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जैसे ये होल स्क्वायर है, तो a² b² - 2ab, तो उसके बेसिस पे मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको ये आ गया सिग्मा, इसको जो है मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका आ जाएगा सिग्मा AUT² प्लस सिग्मा UT-1² और -a भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे क्या आ जाएगा, फिर 2ab आ जाएगा ना। तो सिग्मा a क्या है यहाँ पे, एरर टर्म t, और b क्या है, एरर टर्म t-1। ठीक है, और अपॉन में मैं क्या कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके नीचे हमारा एरर टर्म पहले ही दिया गया है। ठीक है, वो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, इसको मैं वैसे ही कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो एरर टर्म हमारे पास आया हुआ है, ये कौन सा एरर टर्म, ये t-1 और t, कई बार क्या होता है दोनों इक्वल ही होते हैं, इनमें ज़्यादा गैप नहीं होता है। तो ये जो होता है कि आपका सिग्मा एरर स्क्वायर t ऑलमोस्ट इक्वल टू सिग्मा एरर t-1। तो दोनों को आप इक्वल भी लिख सकते हैं। तो इनको इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा फिर। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2 सिग्मा UT² कर दूंगा। ठीक है, और आगे मैं उसको वैसे ही करूँगा, इसको मैं 2 कर देता हूँ और सिग्मा ये UT टाइम्स UT-1। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया और नीचे वाला पार्ट था वो मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसको अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 को मैं कॉमन है तो बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, और देखिए सिग्मा एरर टर्म स्क्वायर और नीचे भी ये दिए गए, तो इन दोनों कट जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, और माइनस में आगे क्या आ जाएगा, ये सिग्मा UT और सिग्मा
यू टी माइनस वन, ये आ गया, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या आ गया, सिग्मा यू टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये क्या वगैरह, ये हमारा डर्बन वाटसन वाला जो फॉर्मूला बन गया पूरी तरह से, ठीक है। इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करने हैं, इसको पी लिख सकते हो। ए वाला पोर्शन जो है, ए वाला पोर्शन जो है ये पी बन रहा है, पी या सॉरी रो बन रहा है। कौन सा, ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रो क्या बन रहा है हमारा, सिग्मा यू टी आ गया, ये यू टी माइनस वन अपॉन सिग्मा यू स्क्वायर टी आ गया, ठीक है। तो इसको हम रो या पी का वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो इसको सिंपल करें तो ये क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 2 1 माइनस, और ये क्या वैल्यू आ गया मैंने जो बताया आपको, ये रो आप पी या रो जो भी आप लिखो, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये पूरा हमारा डर्बन वाटसन का फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। अब देखिए पी का वैल्यू जो मैंने पहले बताया था आपको कि पी का वैल्यू किन के बीच में रहेगा, -1 और +1 के बीच में रहेगा। ये सॉरी रो का वैल्यू किन के बीच में रहे, इक्वल टू -1, ठीक है, या फिर इससे कम होगा पी, सॉरी ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन, या फिर क्या होगा, ये इससे 1 से कम रहेगा। तो ये इसकी आइडेंटिटी बनती है, ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। और इसके हिसाब से क्या हो गया, जैसे अगर ये -1 का वैल्यू ले लेता है तो जो है P -1 का वैल्यू लेता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर P का वैल्यू 1 ले लेता है, ये 1 ले लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो इस चीज़ में 0 हो गया। इसका मतलब D का वैल्यू किन दो रेंज में रहेगा, ये इक्वल या ग्रेटर देन 0 और इक्वल और लेस देन 4, तो इन्हीं के बीच में ये वैल्यू वेरी करेगी। किसकी, ये डार्विन वाटसन का जो टेस्ट है, इसका वैल्यू इन्हीं के बीच में रहेगा, ठीक है। और ये जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं, या फिर ये वाला टर्म ये एक ही है, ठीक है, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑटो कोरिलेशन और किन के बीच में रहेगा, माइनस और +1 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जो वैल्यू आएगा, डी का वैल्यू आएगा, वो 0 और 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, तो कैसे करनी है, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो मैंने आपका डेरिवेशन बताया कि ये सारा फार्मूला कैसे डिराइव किया मैंने, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कैसे रिजेक्ट करना है इसको और कैसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम नल हाइपोथेसिस क्या बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस ये बनती है हमारी, नल हाइपोथेसिस बनती है कि ये जो है देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन, ठीक है, नो ऑटो कोरिलेशन, नो कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि ऑटो कोरिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें टेस्टिंग करनी होगी। देखिए जब जैसे 2 के पास जो वैल्यू आएगा, 2 का मीनिंग होता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जैसे अगर जैसे अगर हमारे पास ये P का वैल्यू क्या आ रहा है, सॉरी रो का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, तो डर्बिन वाटसन टेस्ट क्या बता रहा है, ये हमारा किसके इक्वल है, 2 - 1 माइनस ये ऑटो रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो इस कोफिशिएंट का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 0, और ये 2 के इक्वल होगा। जब भी ये वैल्यू 2 आएगी, तो इट मीन्स देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। जब जो है कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन का वैल्यू 0 होगा, तभी हम 2 पे आ सकते हैं। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो इस रीज़न में जब भी हमारा जो वैल्यू पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि हम
जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहाँ से 0 से 4 के बीच में चल रहा है। तो मैंने बताया था कि जो डी का वैल्यू आएगा और 0 से 4 के बीच में आएगा। ठीक है, 4 का मतलब क्या है कि यहाँ पे परफेक्टली नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन बन रहा है, और 0 पर क्या है यहाँ पे पूरा तरह पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन बन रहा है। ठीक है, आप उन पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यही आएगा। जैसे मैंने क्या बताया था कि जैसे यहाँ पे क्या है डी का वैल्यू है 1 माइनस पी ऐसे आ रहा है। तो अगर आपको सॉरी ये रो का वैल्यू अगर हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है 1 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसमें बीच में ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है कोफिशिएंट। ठीक है, और इसी तरह आप नेगेटिव की बात करो तो 2 में कर दूँ तो 1 और जो -1 कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 2 और अंदर भी 2 हो जाएगा, तो ये पूरा 4 आ जाएगा। नेगेटिव के केस में ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, 4 हो रहा है, और पॉजिटिव के केस में ये 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 और वैल्यू है। ये क्या है, अपर बाउंड वाला वैल्यू है डी वाटसन टेस्ट का, लोअर बाउंड। अब ये अपर और लोअर बाउंड क्या होते हैं? ठीक है, ये अपर और लोअर बाउंड होते हैं कि ये आपके डी टेबल है, टेबल से पता लगेंगे। टेबल के किस बेस के आप कितने % पे सिग्निफिकेंस देख रहे हो, कितनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो उसके बेस पे ये आपको टेबल से ये वैल्यू कैलकुलेट होंगी, यहाँ से कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, अगर देखिए अगर आपका जो डी वैल्यू आ रही है, अगर डी वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है, इस रीजन पे आ रही है, तो आप कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप, कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू इस रीजन पे आ रही है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। कौन सा? तो और यहाँ पे पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन बन रहा है। ठीक है, और इसी तरह इसमें यहाँ पे आपने 4 माइनस ये डी यू किया। डी यू क्या है, मतलब अपर बाउंड आ गया, एल हो गया लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, 4 माइनस, तो हमने ये अपर लोअर बाउंड यहाँ पे भी कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे भी किए हैं। ठीक है, सेम ही है ये, और इनको माइनस प्लस किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम 0 से आगे जा रहे हैं ना, 0 से चल रहे हैं, तो ये लोअर बाउंड नीचे ही आएगी, अपर बाउंड आएगी। ठीक है, और ये 2 पे पहुंच गए। अब 2 से भी हमें देखना है ना, तो आगे 4 से माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 4 माइनस अपर बाउंड करेंगे तो ज़्यादा नीचे आएगा, क्योंकि इसका ज़्यादा वैल्यू है। लोअर बाउंड करेंगे तो थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये आएगा वैल्यू हमारा, तो इसको हम कोई डिसीज़न नहीं ले पाए। नो डिसीज़न, इन एरिया में कोई डिसीज़न नहीं लिया जाएगा, और ऊपर वाले एरिया में रिजेक्शन हो जाएगा। कौन सा? नेगेटिव वाला जो हमने केस लिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको आप एक टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह से डी का वैल्यू अगर आपका है, देखिए यहाँ पे मैं और आपको थोड़ा ये करता हूँ कि इन केस अगर डी का वैल्यू क्या करना है, डी का वैल्यू यहाँ पे देखिए, डी का वैल्यू इज़ लेस देन डी एल और ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर डी एल से कम है और ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में क्या है, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम इस रीज़न में आ रहे हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, कि आप डी एल से कम है और 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब आप यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा केस देखता हूँ कि अगर दूसरे केस में अगर आपका डी का वैल्यू जो है ये इक्वल और लेस देन ये अपर बाउंड से है, और जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका लोअर बाउंड से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, नो डिसीज़न हो जाए। इस केस में आप इस जगह आएंगे तो आप कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये भी दूसरे वाला भी केस आ गया। ठीक है, और अब दूसरा केस हमारे पास आता है कि आपका डी का वैल्यू जो है, नेगेटिव के केस में हम देखते हैं कि डी का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर डी का वैल्यू आपका क्या है, लेस देन 4 है, लेस देन 4 है, पर ग्रेटर देन जो या इक्वल टू है आपका, सॉरी ग्रेटर देन है आपका 4 माइनस डी एल। ठीक है, इस केस में है, तो इस केस में भी आप क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि आप इस रीज़न में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका डी का वैल्यू क्या आ रहा है, ये 4 से तो कम आ रहा है, पर ये इससे ज़्यादा आ रहा है आपका। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, इसी तरह आप आगे करेंगे, अगर आप इस रीज़न में आपका वैल्यू आ रहा है
तो आप कोई डिसीज़न नहीं लेंगे, और इस रीज़न में आ रहा है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस रीज़न में अगर जैसे ही आपको आ जाएगा तो आपकी जो है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका कौन सा ये बीच वाला रीजन कौन सा बन रहा है कि आपका डी वैल्यू इज़ लेस देन 4 माइनस अपर बाउंड, और डी का वैल्यू इज़ ग्रेटर देन डी यू, ये भी अपर बाउंड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर आ रही है तो इस केस में आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ये नल हाइपोथेसिस इस जगह आएगी। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको। फिर भी इसमें कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म जो है इसकी इसी के बेसिस पे है कि जो एंजम्पशन है, क्योंकि ये जो है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे ही इम्प्लीमेंट होता है, ये सबसे बड़ी इसकी खामी है। और दूसरा, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, और अब हमें जो है इंटरसेप्ट के बिना हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके कुछ ये नेगेटिव पॉइंट्स थे। फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा डी टेस्ट जो यूज होता है हमें ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करने में, और बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक्स फॉर